सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभिक शिक्षा के लिए सरकार द्वारा व्यापक पैमाने पर चलाया जाने वाला प्रमुख कार्यक्रम है। इसे 2000-2001 में स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स ने मिलकर शुरू किया। 2010 में द राइट टू एजुकेशन एक्ट के पास होते ही सर्व शिक्षा अभियान को पूरी कानूनी देखरेख दी ताकि सर्व शिक्षा अभियान को बुनियादी स्तर पर कार्यान्वित किया जा सके। बुनियादी स्तर पर ज्यादातर जगहों पर चीजें बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि ये सारी योजनाएं, ये सारे प्रोग्राम्स आखिर में लोगों द्वारा ही चलाए जाते हैं। ऐसे लोग जो खास तौर पर इन योजनाओं के लिए ही नियुक्त किए गए हैं, जिन पर इन कार्यक्रमों को चलाने की जिम्मेदारी है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सारी योजनाएं उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इनकी जरूरत है। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी जो सेवाएं इन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचती हैं, उसका आंकड़ा है 100 में से सिर्फ 10। मसला मुड़ी ए मुड़ी बार मजा मसला मुड़ी ए बूढ़ी बार मजा मसला मुड़ी मसला मुड़ी जाल मुड़ी बूढ़ी बार मजा। तुम्हें ये करना है और तुम क्या बना रहे हो? तुम्हें ऐसा ही बनाना है, बिल्कुल ऐसा। मौसमी दीदी, हम लोग बाहर खेलने जाए, फिर आके स्कूल का काम कर लेंगे। हाँ हाँ पक्का कर लेंगे। वो तो तुम दोनों ने कर दिया। एक बार बाहर खेलने जाओगे तो दिन ढलने से पहले वापस नहीं आओगे, और जैसे ही वापस आओगे वैसे ही तुम दोनों के पेट में चूहे दौड़ने लगेंगे, फिर चद्दर तान के सो जाओगे। अब जाने भी देना, वरना सच में रात हो जाएगी। फिर तो हम कुछ खेल भी नहीं पाएंगे, सारे दोस्त आ गए होंगे। बहस करने में तो तुम दोनों से कोई नहीं जीत सकता। पढ़ाई में भी सबको हरा कर दिखाओ ना। पहले अपना स्कूल का काम खत्म करो, फिर जहाँ जाना है जाओ। मैं बाहर से कपड़े लाने जा रही हूँ, मेरे वापस आने तक स्कूल का काम खत्म होना चाहिए। ये तो दादागिरी है। बड़ी है तो मतलब अपनी मनमानी करेगी। मैं भी एक दिन बहुत बड़ा होऊंगा और फिर उसे बताऊंगा। तो भले के लिए तो बोल रही है, पढ़ने लिखने में अपनी दीदी की तरह बनो, फिर बनना डॉक्टर कलेक्टर, तब अपने बड़े से गाड़ी में घूमना। पर ये सब के लिए ना पढ़ना होगा। सुनो, वो आने से पहले सारा काम खत्म करो, उसके बाद जाओ। अरे नारायण, ये दोनों कुर्सियां आपने को कल तक देनी है। शेखरदा, लकड़ी का काम तो मैं कर दूंगा, अरे तार का काम ताबों से करा लो, वो कर देंगे। ठीक है, तुम अपना काम कर दो, मैं उससे बात करूँ। ठीक है दादा। पिला माने आज आम संख्यार स्थानीय मान विषय जाना, जमीक मुझे लिखी 1, 10, 100, 1000, अयुत, लक्ष, नियुत, कोटि। और संख्या लिखी कौन? 4, 3, 5, 1, 3, 2, 9, 8। 8 स्थानीय मान हूँ 8, 1, 9 स्थानीय मान हूँ 9, 10, 2 स्थानीय मान हूँ 200, 3 स्थानीय मान हूँ 3000। अच्छा पिला माने, तुम्हें मैंने बर्तमान यही संख्याटी को निज नोटबुक रे लिख, आ प्रत्येक संख्यार स्थानीय मान मते जण। यहाँ दस्तखत करो। ये लो, यहाँ साइन करो। ये लो। दादा, मेरे दोनों भाइयों का वजीफा मैं ले लूँ? उनका अभी नहीं आया है, जैसे ही आएगा मैं बता दूँगा। उसके लिए उनको खुद ही आना होगा, तो मुझे रिकॉर्ड में लिखना होगा। ठीक है दादा। देबू, खाने के समय झगड़ा नहीं, खाना खाओ। ये सब इसलिए शुरू किया बाबा? बाबा मैंने कुछ भी नहीं किया, झूठ मत बोल।
शुरू किसी ने भी किया हो, अभी 2 थप्पड़ लगाऊंगा, सब बंद हो जाएगा ये। चलो खाना खाओ। इन बंदरों का वजीफा कब मिलेगा? पता नहीं माँ, थोड़ी देर लगेगी। मेरे पिछले साल का वजीफा भी तो मुझे अब मिला है, इसमें तो हमेशा देर लगती है। भगवान का शुक्र है बेटा, कम से कम हम तुम लोगों को पढ़ा तो पा रहे हैं। एक गरीब लेकिन खुशहाल परिवार, जो भी था जितना भी था सब उसी में खुश थे। बच्चे स्कूल जा रहे थे, एक बेहतर कल की तरफ कदम बढ़ा रहे थे। माँ बाप उन्हें देखकर खुश थे। वो जानते थे कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होंगे और पूरे परिवार के लिए अच्छा वक्त आएगा। लेकिन एक दिन एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उनकी दुनिया ही बदल दी। क्या हुआ नारायण? अरे भाई बाली कर नारायण बाप के अरे चंदन बसन इसका बाली कर। उन्हें एडमिट करना पड़ेगा। कैसे है वो? डॉक्टर साहब की हड्डी टूटी है क्या? नहीं, हड्डी नहीं, कहीं कोई नस दब गई है। इनके शरीर का दाहिना हिस्सा पूरा सुन पड़ गया है। मुझे लगता है कि शायद इन्हें रखवा मार गया। क्या? इसीलिए उनको एडमिट करना पड़ेगा और अच्छे से जांच करनी पड़ेगी। हम 3 दिनों में आपके पति को यहाँ से छुट्टी दे देंगे, लेकिन आपको हर सप्ताह उन्हें जांच के लिए यहाँ पर लाना पड़ेगा। ये कब तक ठीक होंगे? माने पहले जैसे चलना फिरना कब शुरू करेंगे? अब ये बताना तो बड़ा मुश्किल काम है। देखिए, हो सकता है कि कुछ महीने लग जाए या फिर हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाए, लेकिन एक बात है कि आपको इनका ध्यान रखना पड़ेगा। आपके पति को लकवा हुआ है। काम नहीं कर पाएंगे? एकदम, जब तक ये बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते ये कोई काम नहीं कर सकता। मैंने आपका कार्ड देखा है। यहाँ अस्पताल में तो आपको कुछ नहीं देना, ये मुफ्त है। दवाइयों का खर्चा। अभी तक जो दवाइयाँ खरीदी वो तो काफी महंगी थी। हाँ, इसकी दवाइयाँ महंगी होती हैं और आगे भी होंगी। मौसमी, सुनो, तुम यहाँ बाबा के पास रुको, मैं कुछ काम ढूंढने की कोशिश करती हूँ। तुम बेफिक्र होकर जाओ माँ, मैं बाबा के साथ साथ दीपू और बाबा का भी ख्याल रखूँगी। माँ, लेकिन तुम जाओगी कहाँ और क्या काम करोगी? अब तक तो नहीं पता। मैं शिखर बाबू के पास जाऊंगी और भी लोग हैं, सबसे बात करूंगी। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना बेटा।
और वो वाला वो जल्दी करके दिखाओ। मुझे घर पे बहुत सारा काम है। क्या लीजिए। ₹425। 75 रुपये अगले महीने दूँ तो चलेगा? ठीक है, लेकिन अगले महीने दे देना। पहले से तेरे ऊपर 150 रुपया बकाया है। जानते दीदी। हाँ मैं कल का बासी खाना ले लिया, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, पूछने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कुछ बचा कुचा रहता है ना, ले लिया कर, ठीक है? जी। अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? अस्पताल नहीं जाएंगे तो ठीक कैसे होंगे? ठीक होना होगा तो यही घर पर ठीक हो जाऊंगा, और ऐसा बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। माँ, तुम परेशान मत हो। मैं पढ़ लिख कर ना कुछ बनूंगी। अब ये तो नहीं पता क्या बनूंगी, लेकिन उसके बाद मैं तुम सबका ख्याल रखूंगी और हमें कोई परेशानी नहीं होगी। जानती हूँ बेटा। एक साल बीत गया। नारायण मोहंता की हालत में थोड़ा सुधार तो हुआ, पर बहुत थोड़ा, लेकिन इतना नहीं कि वो कुछ काम करके अपने परिवार को पाल सके। मौसमी, मैं काम के लिए निकल रही हूँ बेटा। ठीक है माँ, मैं बस स्कूल के लिए निकलूंगी। बाबा 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 संभाल के। बाबा आप आराम करो। एक साल से तो आराम ही कर रहा हूँ बेटा।
अब इसे अपनी अपनी कॉपी में लिखो और इसका जवाब बताओ। ठीक है दादा, मैं माँ से कह दूंगी। किंतु जरा जल्दी करना, साल शुरू हो गया है और तुम्हें अपनी एडमिशन फीस भी देनी है। जी दादा। देखो बाबू, जल्दी चलो। माँ, वो स्कूल की फीस देनी है। जानती हूँ बेटा। सबने दे दी है। अभी तो बिना फीस की क्लास में बैठने दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादा दिन तक बैठने नहीं देंगे। अगले महीने कोशिश करती हूँ बेटा। तू तो जानती है इस घर में जो कुछ आते हैं, घर के खर्चे और तेरे बाबा की दवाइयों में खर्च हो जाती है। खाने के नाम पर भी रेहान भाई के घर के बच्चे कुछ ऐसे पेट पाल रहे हैं हम। जानती हूँ अम्मा, मैं तो बस आपको बता रही थी। अरे मौसमी, तुम पिछले साल की कॉपी में लिख रही हो? क्यों? नई कॉपी क्यों नहीं ली? दिखाओ कॉपी, दिखाओ। अरे ये क्या, तुम तो कॉपी के पीछे की कवर में ही लिख रही हो। मौसमी, तुम एक होनहार छात्रा हो, तुम्हें तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि नहीं? अब ऐसे लिखोगी तो याद कैसे करोगी कि कहाँ क्या लिखा? हाँ, एक नई कॉपी ले लो। चल। तुम्हें क्या लगता है अगर स्कूल को पैसे मिलेंगे तो वो स्कूल अपने पास रख लेगा? अरे तुम्हें हर साल पैसे मिलते हैं ना। नहीं दादा, मैं वो नहीं कह रही थी। मैं तो बस आपसे ये पूछ रही थी कि हमें पिछले साल का वजीफा कब मिलेगा। अरे बेटा, जब स्कूल को मिलेंगे तो तुम्हें मिल जाएंगे। अब तुम्हारा वजीफा कोई स्कूल के पेड़ के ऊपर तो नहीं लगता है कि तोड़ा और दे दिया। अरे वो पहले ब्लॉक ऑफिस में आता है और उसके बाद हमारे पास, और जैसे ही स्कूल को पैसे मिल जाएंगे तो हम तुम्हें दे देंगे। और सुनो, तुमने अभी तक अपनी एडमिशन फीस तो भरी नहीं है और तुम यहाँ अपने वजीफे के लिए मुझसे लड़ने आ गई हो। नहीं दादा, मैं आपसे लड़ नहीं रही हूँ, मैं तो बस आपसे पूछने आई थी।
ढूंढ रही हो बेटा? कुछ नहीं पापा, देख रही हूँ कि कोई पुरानी कॉपी मिल जाए। अभी की सारी कॉपियाँ और पेंसिल ख़त्म हो गई हैं। माँ मुझे 10 रुपए चाहिए। किस लिए? वो नई कॉपी या पेंसिल लेनी, सब खत्म हो गई हैं। मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है बेटा, तू तो सब जानती है। जानती हूँ माँ। चलो बच्चों, अब जल्दी से इस सवाल का जवाब बताओ। तुम भी अजीब हो, हर दूसरे दिन यहाँ अपना वजीफा लेने पहुँच जाती हो। अरे कोई करोड़ों का खजाना है स्कूल के पास जो पैसे निकाल कर तुम्हें दे दूँ? दादा मेरे पास तो लिखने के लिए कॉपी भी नहीं है, पेंसिल भी ख़त्म हो गई है। अगर पैसे मिल जाते तो मैं नई कॉपी और पेंसिल ले लेती। स्कूल से एक आदमी जाकर रोज वहाँ ब्लॉक ऑफिस में बैठता है कि वो पैसे दे दे। अब रोज रोज उनके जाने पर जो खर्चा होता है उसके लिए मुझे ही सुनना पड़ता है ना। अब जब ब्लॉक ऑफिस ही पैसे नहीं दे रहे तो मैं कहाँ से ला कर दूँ? अरे मैं भी यहाँ स्कूल में काम करता हूँ, कोई जादूगर तो हूँ नहीं कि हवा में हाथ घुमाया और पैसे हाजिर। और अगर कॉपी पेंसिल नहीं है तो तुम अपने पैसे से खरीद लो। तुम वजीफे पर ही जिंदा हो क्या? देखो नारायण, मैं तुम्हें कोई भारी काम तो दे नहीं सकता। कील भी लगाने का काम करोगे क्या? कुछ भी चलेगा दादा। ठीक है, तो कल से आ जाओ। और हाँ, यहाँ रोज काम आएगा ये तो मैं नहीं कह सकता, जब आएगा तो कर देना। ठीक है दादा। बेटा, ये काम पहले जैसा नहीं है, पर कुछ तो करना होगा ना। अब देखो ना, तुम्हारा मर्द दिन रात लगकर किसी तरह से ये खोज चला रही है। अगर ये काम मिलता है तो, और इससे मिलने वाले पैसे बचते हैं तो तुम्हारा कॉपी और पेंसिल जरूर ला कर दूंगा। 10 रुपए बहुत ज्यादा है हमारे लिए बेटा। बेबू बाबू, तो मौसमी कहाँ है? घर में होगी। क्यों, तुम्हारे साथ स्कूल नहीं गई? बीमार है क्या? वो तो एक हफ्ते से स्कूल नहीं जा रही है। क्यों? वो कह रही थी कि मास्टर जी की बातें सुनकर क्या करे जब वो लिख ही नहीं सकती। बेटा, अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे तो तुम्हारी पढ़ाई खराब हो जाएगी बेटा। हाँ, मुझे स्कूल नहीं जाना। एक तो हमें वजीफा नहीं मिल रहा है, ऊपर से क्लास में लिखने के लिए मेरे पास एक कॉपी भी नहीं है। पुरानी सारी कॉपियाँ भरी हुई, देबू और बाबू की भी कॉपियाँ भरी हुई। जब तक मुझे एक नई कॉपी और पेंसिल नहीं मिल जाए मैं स्कूल नहीं जाऊंगी माँ।
मैं कुछ करती हूँ। आज मैं ना तुझे मेरी कॉपी नहीं देने वाला, ठीक है? मैं देखता हूँ बेटा, अगर कुछ मिलता है तो देखता हूँ। ₹10 उसे जो चाहिए था वो थे सिर्फ ₹10, एक नोटबुक और एक पेंसिल के लिए। तुम लोग को बाहर खेलने जाना है? हाँ, जैसे कि तू जाने देगी। तू पक्की शैतान है। पहले हमें खेलने का लालच देती है और जब हम जाने को होते हैं तो हमें पढ़ने को बिठा देती है। हमें परेशान करने में बहुत मजा आता है ना तुझे? नहीं, तुम लोग को जाना है तो तुम लोग जा सकते। सच में? ये हमें उल्लू बना रही है। नहीं, तुम लोग जाओ। हाँ निर्मला बोलो। भाई ना, मुझे 10 रुपये चाहिए था। मेरे अगले महीने की तनख्वाह में से काट लीजिएगा। 10 रुपये चाहिए ना? मैं हिचकिचा क्यों रहा हूँ? देता हूँ रुपये। मेरी बेटी है ना, उसकी कॉपी और पेंसिल के लिए बहुत दिनों से मांग रही थी। ये लो। कौन है? माँ, तू यहाँ क्या कर रहा है? माँ, मौसमी। मौसमी को क्या हुआ? उसने खुद को आग लगा ली। अरे भाई मौसम कहीं जिम दिखला हाँ यहाँ लोग कहीं जिम मला से पूरा जली जाइए से हाँ हे भगवान बंशी नहीं होता को मौसमी 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 चंदा चंदा मौसमी को रखला मेरे पति और सारे लोग उसे अस्पताल लेके गए। क्या हुआ था? क्या हुआ? कौन चिल्ला रहा है? वो मौसमी थी, वो अंदर है। मौसमी! 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 ये पकड़ो! अरे मौसमी! मौसमी! दीदी ने तो हमें स्कूल का काम भी करने नहीं दिया। बोला कि बाहर जाकर खेलो। हम लोग बाहर गए, फिर अंदर क्या हुआ हमें नहीं पता। चलो चलो अस्पताल चलते हैं। किट रेडी करो, आओ फास्ट फास्ट। दादा मौसमी कहाँ है? मौसमी अंदर है, डॉक्टर साहब देख रहे हैं उसे।
डॉक्टर साहब, मैं एक बार उससे मिलना चाहती हूँ। देखिए अभी वो बेहोश है, उसकी हालत बहुत नाजुक है, आप थोड़ा इंतजार करिए। मुझे पुलिस में इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ये पुलिस का मामला है। निर्मला की बेटी ने खुद को जला लिया है। क्या? लेकिन क्यों? पता नहीं, लेकिन आई होप ये उस कॉपी पेंसिल की वजह से नहीं हो। कौन सी कॉपी पेंसिल? निर्मला मुझसे 10 रुपए मांगने आई थी एडवांस में, तो मैंने उसे दे दिए। तभी कोई बच्चा आया था उसको बोलने के लिए कि उसकी बेटी ने खुद को जला लिया है। नहीं साहब, वो मुझसे बिल्कुल भी नाराज नहीं थी। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ होगा, वरना वो इन दोनों को बाहर क्यों भेजती? बेटा, उसने तुम दोनों से कुछ कहा था क्या? नहीं, वो रोज दोपहर को हमसे स्कूल का काम करवाती है, लेकिन आज नहीं करवाया और कहा कि बाहर जा कर के लो। इसका मतलब ये चीज उसके जहन में था। क्यों? क्या हुआ था? कुछ तो था जो तुम लोग उससे जबरदस्ती करवाना चाहते थे। कैसी बात करते हैं साहब, वो हमारी बेटी है, हमारा खून। तो फिर उसने खुद को आग क्यों लगाया? कोई बात तो होगी उसके मन में जिसकी वजह से वो परेशान थी। परेशान तो थी साहब। किस वजह से? उसे नई कॉपी और पेंसिल चाहिए थी। कॉपी और पेंसिल? जी साहब, बहुत दिनों से वो नई कॉपी और पेंसिल के लिए 10 रुपया मांग रही थी। आज ही मैंने अपने मालिक से 10 रुपये लिए थे उसकी नई कॉपी और पेंसिल के लिए। सिर्फ एक कॉपी और पेंसिल के लिए उस बच्ची ने अपने आप को जला लिया? जी उसके पास कॉपी नहीं थी, वो अपनी पुरानी कॉपियों में ही लिख रही थी। मैंने उसे कई बार कहा भी कि वो कॉपी ले ले, लेकिन सर उसके बाद तो धीरे धीरे उसने स्कूल आना ही बंद कर दी। ये वजीफा आने में इतनी देर क्यों हुई? अब सर ये मुझे नहीं पता, स्कूल एडमिन इंचार्ज आपको बता पाएंगे। जी सर, वो तो कहती थी, लेकिन सर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। वजीफा तो ब्लॉक ऑफिस से आता है, मैं तो बस यहाँ स्कूल का काम संभालता हूँ। सर हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, रोज अपने आदमियों को ब्लॉक ऑफिस भी भेजते हैं, लेकिन अगर वजीफा टाइम पर ना आए तो कोई क्या कर सकता है भाई? इन सब में थोड़ा बहुत वक्त तो लगता ही है ना। और ये एडमिशन फीस, ये क्या है? ये तो बहुत ही मामूली सी रकम है सर। इंडिपेंडेंस डे, फेस्टिवल और रिपब्लिक डे इनके लिए लेते हैं। आप लोगों को इतना भी समझ में नहीं आया कि वो बच्ची इतनी भी समर्थ नहीं थी कि एक कॉपी और पेंसिल खरीद सके? लेकिन सर हमने तो बस। हाँ सर, वो तो बस। आई एम सॉरी, हम मौसमी को बचा नहीं पाए। रिपोर्ट कीजिए रेहान, ये जो कुछ भी हो बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सोचकर भी मेरी रूह कांप जाती है। अब कुछ कीजिए रेहान। अरे कमाल है, आप लोग हम ही पर उंगलियां क्यों उठा रहे हैं? ये मत भूलिए कि इस देश को हमारी पार्टी ने ही आरटीआई दिया, आरटीई दिया।
विमेन एम्पावरमेंट का मुद्दा हमारी पार्टी के लिए हमेशा अहम था और अहम रहेगा। और हाँ, हमारी पार्टी ने ही जनहित में सबसे ज्यादा स्कीम्स और डेवलपमेंट प्रोग्राम अनाउंस किए हैं। भाई साहब, सबसे ज्यादा स्कैम और घपले भूल गए? ये भी तो इन्हीं की पार्टी ने दिए हैं देश को। हद होती है मजाक मस्ती की भी। लो मेकर्स की खिल्ली उड़ाओ, ये कहाँ की बात हुई? अरे भाई, हम यहाँ बैठ कर डिस्कस करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, डिबेट करते हैं इंपॉर्टेंट मुद्दों पर। लेकिन ये लोग तो यूं बताना चाहते हैं जैसे हम कोई मच्छी मार्केट खोल के बैठे वहां पर। विश्व स्तर पर जो कुछ भी हो रहा है ना, उसका कुछ ना कुछ असर इंडिया पर भी पड़ रहा है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इंडिया किसके पक्ष में है, इसका असर हमारे आने वाले कल पर बहुत गहरा पड़ेगा। इस मुद्दे पर बात करना, चर्चा करना और बताना बहुत जरूरी है। देखिए, ये ऐसे टेलीविजन शोज से कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। ये लोग सिर्फ गरीबों की लाचारी का फायदा उठा रहे हैं। अरे रियलिटी के नाम पर ये लोग दूसरों के दुख दर्द को कहानी बनाकर किश्तों में बेच रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं। गलत कह रहे हैं। देखिए, मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई है। देखिए, अब ये नौटंकी नहीं चल कंप्लीट। ये गलत है। अरे कमाल है, आप लोग अपनी पार्टी की तरफ तो पहले देखिए। सिर्फ 10 रुपए के लिए, एक नोटबुक और पेंसिल के लिए उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। शोभा, अनिल, क्यों ये सब शोज देखने बैठ जाती हो? अरे अब डिनर पे बैठ के ना यही सर खपाते रहो। लेकिन शोभा, सोचो तो, सिर्फ 10 रुपए के लिए, वो भी आज के टाइम में। ना मुझे सोचना है ना मुझे सुनना है। नहीं, मुझे तो बहुत डर लगता है ये सब हॉरिफाइंग स्टोरी सुन के। यू नो व्हाट, ये क्राइम शोज ना बंद कर देने चाहिए। ये बस क्रिमिनल्स को नए नए आइडियाज देता है क्राइम करने के लिए, और हम जैसे लोगों को बेवजह डराने के लिए। मटर पनीर कैसी बनी है? मैंने बनाई है, मेड ने नहीं। बहुत अच्छी बनी है। सुनो, अगले हफ्ते 4 हॉलीडेज है, तो महाबलेश्वर चलें? वेदर भी अच्छा होगा। उस न्यूज रिपोर्ट ने खलबली मचा दी। वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने इस घटना की इंक्वायरी के आदेश दिए। ब्लॉक ऑफिस ने बताया कि वजीफे के लिए स्कूल को एक फॉर्म सबमिट करना होता है जिसमें उसकी बैंक की डिटेल्स होती हैं, ताकि वजीफे यानी स्टाइपेंड की राशि सीधे बैंक में ट्रांसफर की जा सके। और ब्लॉक ऑफिस के अनुसार स्कूल द्वारा ऐसा नहीं किया गया। जब इस बात का पता चला कि एडमिशन फीस या ज्वाइनिंग फीस के नाम पर स्कूल बच्चों से इंडिपेंडेंस डे, चिल्ड्रंस डे, रिपब्लिक डे और दूसरे फेस्टिवल्स मनाने के पैसे लेता है, तो तुरंत उस पर रोक लगा दी गई और सारे स्कूल्स को ये निर्देश दिए गए कि जिन जिन बच्चों से वो राशि ली गई है, वो राशि उन्हें तुरंत वापस की जाए। एक दूसरी कमेटी भी बनाई गई जो ये चार्जशीट दायर कर सके कि वजीफे के आने में देरी क्यों हुई और ज्वाइनिंग फीस क्यों ली गई। मौसमी का परिवार अब भी उस हादसे से उबरने की कोशिश में लगा है। पूरी इंक्वायरी के बाद अथॉरिटीज ने मौसमी के परिवार वालों को मुआवजे की राशि दी। समाज की भलाई के लिए जितनी भी स्कीम्स और प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, वो समाज के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। लेकिन अगर इन स्कीम्स का फायदा, इन स्कीम्स का लाभ सही लोगों तक सही वक्त पर ना पहुंचे, तो ऐसे प्रोग्राम्स का कोई फायदा नहीं। इन योजनाओं का प्रभाव कम होता जा रहा है और इसका मुख्य कारण है जिम्मेदार लोगों का गैर जिम्मेदार होना, नेग्लिजेंस और ज्यादातर केसेस में करप्शन। और आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। साहब, लगभग 3 किलो का माल गया है चोरी में। अभी तो सीसीटीवी कैमरा लगाया था। चोरना माहिती होता, तभी सीसीटीवी बंद किया उन्होंने।
हो, इसीलिए सबसे पहले उन्होंने बाहर का सीसीटीवी कैमरा तोड़ा और अंधेरे का फ़ायदा उठा के अंदर आया और सारा सीसीटीवी फुटेज भी ले, जो भी रिकॉर्ड किया था सब कुछ। आप लोगों को किसी पे शक है? ऐसा लगता तो नहीं, लेकिन क्या कहे साहब, हो भी सकता है। एक काम करा, अपने सारे वर्करों की लिस्ट, उनका नंबर, एड्रेस और सारी डिटेल्स इधर दे दो। ठीक है सर। और चोरी में जो भी गहने चोरी हुए हैं उनकी लिस्ट भी। ठीक है सर। बोला ब्रेसलेट्स, चांदी से है क्या चाह? अजय भाऊ, चाय पी लो। नंदू, चाह गे। होता है। नंदू, 2 हफ्ते में ये सारा काम पूरा हो जाएगा ना? होता ही हो जाएगा पक्का, तुम्ही घाबरू नको. काय घाबरू नका रे, 3 दिवस झाले, इतना ही काम हुआ है अब तो। ताई शुरू में काम थोड़ा धीरे ही चलता है, लेकिन देखना 2 हफ्ते के अंदर पूरी दीवार खड़ी हो जाएगी, कलर प्लास्टर वगैरह सब हो जाएगा. हाँ, हो ही जाना चाहिए. वो क्या है ना, इस साल हम गणपति इथेच बसवणार आहे. कुठे होता तू रातला? अरे साहब आप सुनो ना साहब, अरे उसका मेरी तो था ही नहीं साहब. डंडे पड़ेंगे ना, डंडे तेरे को, तो एक ही कहानी बार बार दोहराएगा तू. अरे साहब सुबह कोलों में वापस आए, आज सब तेरे को मालूम है तू भी शामिल था. कौन है तेरा लीडर? साहब मैं नहीं था साहब. आपने तो मेरा घर चेक किया साहब, कुछ भी तो नहीं मिला आपको साहब. घर में नहीं मिलता, लॉकअप में मिलता है. साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब. जाएगा ना साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब. प्रदीप पिटलं पाहिजे. नंदू, काम कसं चाललं तुझं? चांगलं चाललं. ये काम खत्म होने के बाद कल्याण वाली साइड पे तेरे लिए काम ढूंढ के रखा है. प्रदीप, तेरा काम कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है दादा, अभी 1 साल और काम चलेगा. तो तू एक काम कर, तू उसी काम में लगा रहे. कर्जत वाली साइड पे एक काम है जिसे मैं देख लेता हूँ. हो, चालेल. बस बस. मैं था साहब वहाँ पे. गहने किधर है? और वो अविनाश था साहब मेरे साथ. तुम दोनों ही थे? गेड़े में गिनता है मेरे को. और कौन कौन था? नंदू था साहब, नंदू वो था साहब मेरे साथ में, और सारे गहने भी उसी के पास है साहब. कौन है ये नंदू? नंदू नंदू किधर रहता है? तीन भाइयों का एक परिवार, सभी कंस्ट्रक्शन साइट में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर थे. सबसे छोटा भाई जिसके पास फिलहाल एक घर के काम का छोटा सा ठेका था, उसका नाम अब एक ज्वेलरी शॉप की चोरी में सामने आया था. थांब थांब. हे बघ, नंदू कुठे राहतो? नंदू? हा नंदू इधर ही बजरंग पाडावर राहतात. काय काय माहिती नाही. अरे यहाँ कोई नंदू बोल गए? एक नंदू गावित है साहब, मजदूरी करता है. नंदू गावित? हाँ वही नंदू. कुठे है? साहब वो अगली गली में मिलेगा.
गोपाल भाव के यहाँ काम पे लगा है, वो आंगन बनवा रहे हैं। हे इकडे नंदू कोण आहे? वो सब नहीं आए। चल क्या हो गया? मैंने क्या किया था? साहब कहाँ लेके जा रहे हो साहब? हो रही है, ज्वेलरी शॉप में चोरी की इसने। क्या बात कर साहब? मैंने कोई चोरी नहीं की। नाटक करता है मेरे साथ, चमड़ी उधर के रख दूंगा यहीं पर। मैंने कोई चोरी नहीं की साहब, मैं तो मजदूरी करता हूँ। चलेगा साहब, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, हम तो कब से एक साथ में काम करते हैं। अच्छा, इसका मतलब तू भी चोर है? तुम सब भी मिले हो इस चोरी में? साहब काय झालं साहेब? ताई देखो ना, ये लोग बोल रहे हैं मैंने चोरी। साहेब नंदू हमारे यहाँ काम करता है, वो चोरी नहीं कर सकता। तुम्हाला सगळं माहिती आहे? हाँ, गेहूं का तलाशी तुम्हारे घर की। इसका भाई भी दिहाड़ी मजदूरी का ही काम करता है साहब। ये अच्छा है, हाँ? दिन में मजदूरी और रात्रि चोरी, हाँ? ये चल ना, अरे जाओ साहब, साहब ऐका माझा साहेब, अरे जाओ, कोई इसके भाई को बुला लो, जाओ। चल लवकर, अरे काम संपवायचं। कमलेश भाऊ, नंदू को पुलिस पकड़ के लेके गई। क्या? अरे लेकिन क्यों? उन्होंने बोला उसने ज्वेलरी शॉप में चोरी किया है। अरे लेकिन कहाँ लेकर गए उसे? नहीं मालूम, आप चलो बस। चल। उन्होंने कहा कि नंदू ने किसी ज्वेलरी शॉप में चोरी की है। नंदू ने? हाँ। नंदू को यहाँ काम करते हुए 3-4 दिन हुए। कब हुई चोरी? काय माहिती कधी झाली चोरी, पण त्याला घेऊन कहाँ लेकर गए मेरे नंदू को? यही तो किसी को नहीं पता। अरे लेकिन बिना वजह उसे कैसे उठा के लेके जा सकते हैं? किती वेळा सांगितलं त्यांना कि नंदू ऐसा कभी नहीं कर सकता, पर वो उसे लेके गए। अरे पण कमीत कमी तुम लोगों ने उनको ये तो पूछा होता कि नंदू को वो कौन से पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं। अरे लेकिन अभी कैसे पता करूँ उसके बारे में? भाऊ सविता मैडम के पास चलते, संगठन कार्यालय में, वो जरूर मदद करेगी। हाँ विष्णु बराबर बोलते हैं। चलो चलते। क्या केला? क्या हुआ साहब? चल बता, किधर है 3 किलो के गहने? सब मैंने कोई चोरी नहीं की साहब। बता, लूट का माल किधर छिपा है? कोई लूट नहीं की साहब। मैं तो मजदूर साहब। आप लोगों को नहीं पता है कि उसे कौन से थाने लेकर गए? नहीं मैडम, वो बस जल्दी जल्दी उसे रिक्शा में बिठा कर लेकर गए। ऐसे में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसे ढूंढना। बघा, हमारे एरिया में आसपास 6 पुलिस थाने हैं, कुठे कुठे शोधणार त्याला? मैडम मेरी मदद कीजिए, मेरा भाई बेकसूर है, सिर्फ 16 साल का है। वो लोग उसे मारते मारते लेकर गए। हाँ मैडम, उसे मारते मारते लेकर गए वो। एक काम कर सकते हैं, उन सारे पुलिस थानों में चलकर देखते हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं मिल जाए, या फिर ये पता लग जाए कि उसे कहाँ लेकर गए। ठीक है, चलो। चोरी रात में हुई थी, दिन में नंदू मजदूरी करता था। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं था जिससे नंदू का परिवार भी अनजान था? हाँ बता, कुठे आहेत दागिने? साहब मैंने कोई चोरी नहीं की साहब। नहीं मानेगा? हाँ? बोल किधर है? हाँ? हाँ? नहीं मैडम, नंदू गावित नाम की कोई एंट्री नहीं है। 2 कांस्टेबल्स लेकर गए। आपको पता है कि कौन से थाने लेकर गए होंगे? साहब एक थोड़ा लंबे कद का था और एक थोड़ा छोटे कद का। अरे बाबा, ये तो कितने हवलदार है और कितने थाने। एक काम करो, आप जैसे यहाँ पूछताछ के लिए आए ना, वैसे बाकी के थाने में भी जाके पूछताछ करो। जाओ। तो अगर आज सुबह अरेस्ट किया होता तो यहाँ लिखा होता, मालूम होता हमें। सिर्फ 16 साल का बच्चा है साहब, कोई चोर वोर नहीं है। ये सगळं ठीक है, लेकिन पहले पूछना चाहिए था ना कि उसे कहाँ लेके जा रहे हैं। वो बोले कोई ज्वेलरी शॉप चोरी का मामला है। कहाँ पर हुई है ऐसी कोई चोरी? ए गावड़े हो, तुझे मालूम है कोई ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई है क्या? भला माहित नहीं। कौन से एरिया में चोरी हुआ? एरिया का ही तो पता नहीं है। पता नहीं तो मालूम कैसे चलेगा? ऐसी चोरी तो रोज जगह जगह होती है। कोई आइडिया? आसपास कहीं कोई गहने चोरी की? कब हुई थी चोरी? पता नहीं साहब, मेरे भाई नंदू को गलती से उठा के लेके गए इस चोरी के लिए। हम तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि उसे कहाँ लेकर गए। अरे तो फिर ऐसा बोलो ना, मुझे लगा कि तुम्हारे कोई गहने चोरी हुए। लोखंडे, मेरे को डेट नहीं मालूम, कोई नंदू है जो अरेस्ट हुआ है गहने चोरी के चक्कर में। उसका भाई आया है, वो उसके बारे में जानना चाहता है। देखिए 2 दिन पहले ममता नगर एरिया में एक चोरी हुई थी। आप लोग ममता नगर पुलिस स्टेशन चले जाइए,
वहां पर एक चोरी की कंप्लेंट दर्ज की गई होगी। नहीं, किसी नंदू गावित नाम की यहाँ एंट्री नहीं है। ज्वेलरी शॉप की चोरी की रिपोर्ट इसी थाने में दर्ज हुई है ना? हाँ, दर्ज हुई है, और उसके बारे में किसी नंदू गावित को नहीं पकड़े। 2 हवलदार आए थे, मेरा भाई जहाँ पर काम करता है ना वहीं से उसे उठा कर लेकर गए। उन दोनों हवलदार में से किसी का नाम आपको पता है? नहीं साहब, ना किसी ने पूछा ना उन्होंने बताया। कैसा पता चलेगा? यहाँ कस्टडी में नहीं है, डायरी में उसका नाम नहीं है, मतलब उसको इधर नहीं लाया। बड़ी जाड़ी चमड़ी का। शाम तक का टाइम देते इसको, अगर नहीं बोला तो एक और डोज। और क्या? अगर तूने शाम तक नहीं बताया कि तूने दादी ने किधर छुपा है तो बिजली का करंट लगा, सारा सच थूक देगा। चल चल। जाने कहाँ ले गए उसे, किस हाल में होगा मेरा बच्चा। किसी को नहीं पता कि उसे कौन से पुलिस स्टेशन लेकर गए। लेकिन सबको छोड़ के नंदू पे ही क्यों शक किया उन लोगों ने? साहब कृपा करा, नहीं, अगर आपकी मदद मिल जाए ना तो बहुत एहसान होंगे। नहीं साहब, आप नंदू को बचपन से जानते हैं ना, बचपन से जानते हैं। नहीं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। अरे नंदू ममता नगर पोलीस स्टेशन मध्ये आहे। क्या? हो, ममता नगर पुलिस स्टेशन? अरे लेकिन हम लोग तो वहाँ पर जाकर आए ना। और गोपाल बाबू, आपको कैसे पता चला? नंदू ने मला फोन केला होता, उसने तेरे को भी फोन किया था, लेकिन तेरा फोन बिजी आ रहा था, इसलिए फिर मेरे को किया। हेलो गोपाल बाबू, नंदू बोल रहा हूँ। नंदू? अरे नंदू, आयस कुठे तू? तेरा भाई तेरे को ढूंढने के लिए सारे थानों के चक्कर काट रहा है। मैं ममता नगर थाने में हूँ। कमलेश दादा को बोला कि वो मुझे आकर ले जाए। ये लोग मुझे छोड़ रहे। दादा को फोन लगाया लेकिन लग रहा नहीं। हाँ ठीक है, तू काळजी करू नकोस, मैं अभी कमलेश को बताता हूँ। जल्दी आ बाबू। चला। नंदू बहुत कमजोर और डरा हुआ लग रहा था। जाओ जल्दी जाओ, उसे वो छोड़ रहे हैं। हाँ। मेरा भाई नंदू है यहाँ। आए। लेकिन दोपहर को जब मैं आया था तब तो आपने वो दोनों हवलदारी तो लेकर गए थे नंदू को अपने साथ। कहाँ है नंदू? लॉकअप में हिमाद्री, बस थोड़े त्याला या
इन लोगों ने मेरे को बहुत मारा। ये क्या किया आप लोगों ने मेरे भाई के साथ? क्यों किया ऐसा? नको संदिग्ध है ये। आणि या आता मी याला सोडतोय, लेकिन कल इसे थाने में आके हाजिरी देनी होगी। और हाँ, तुम सब लोगों के घर की तलाशी भी लेंगे हम लोग। अरे लेकिन क्यों? मेरा भाई चोर नहीं है। ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई है, हमने एक संदिग्ध को पकड़ा, उसने तेरे भाव का नाम लिया, बोला नंदू ने करवाया ये सब। नंदू था साहब, नंदू वो था साहब मेरे साथ में। अरे साहब, मेरा भाई मजदूरी करता है, सब लोग जानते हैं यहाँ पर, हमें 12 साल से रह रहे हैं। नियत बदलते 12 सेकंड नहीं लगते आदमी की। नंदू तो उस इलाके का पुराना बदमाश है, नंदू खुपरे। मतलब आप लोग नंदू खुपरे को ढूंढ रहे थे और उसके बदले मेरे भाई को उठाकर लेकर आए, क्योंकि इसका नाम भी नंदू है। हमें खबर मिली थी कि जो चोरी में गहने लूटे गए हैं वो नंदू के घर छिपाए गए हैं। वो था साहब मेरे साथ में, और सारे गहने भी उसी के पास है साहब। कौन है ये नंदू? हो नंदू तो जेल में है, किसी चोरी के मामले में अंदर गया। मतलब बेल पे बाहर आया फिर चोरी किया? चेक करना पड़ेगा, वो बजरंगपाड़ा इलाके का है। ते बघ नंदू कुठे राहतो? नाही साहेब, माहिती नाही। हाँ बोल मात्र। वो नंदू कुपरे तो अभी भी जेल में ही है। इसका मतलब ये कोई और नंदू है तो जरूर को नंदू ही। चल पता करते हैं। चला। एक नंदू गावित है साहब, मजदूरी करता है। बरा उसने बोला कि कोई नंदू गावित है। यही वो नंदू? चल। तो आपने मेरे भाई को गलत पकड़ा और उसे इतनी बुरी तरह से मारा पीटा भी? जबान संभाल के बोलने का। हाँ, संदिग्ध है ये। अब सुन, उद्या येणार आणि तुझ्या घराची तलाशी घेणार, लेकिन उसके पहले नंदू को थाने में सुबह सुबह हाजिरी देने के लिए भेज देने का, समझा ना? अरे इसको एक सबक समझ के याद रखना। चल जा अभी। ऐसा लग रहा था कि ये मामला मिस्टेकन आइडेंटिटी का है। नंदू को शायद एक संदिग्ध के रूप में गलती से उठा लिया गया था और फिर उसे धमकी भी दी गई थी कि उसे अगली सुबह थाने में आकर हाजिरी देनी होगी। हिरासत में नंदू पहले ही बहुत तकलीफ झेल चुका था। हाजिरी की धमकी से वो कांप उठा और ये एक दुखद अनहोनी की वजह बन गई। मैं नहीं जाऊंगा उधर दोबारा। मैं चलूंगा ना कल तेरे साथ। हाँ, तू डर मत, तूने कुछ गलत नहीं किया है। भाई मैं नहीं जाऊंगा उधर, वो फिर से मारेंगे मेरे को। नहीं नंदू, कमलेश और प्रदीप जाएंगे ना तेरे साथ? हाँ? संभाल के। बेटा कल तुझे हाजिरी देने तो जाना ही होगा, नहीं तो वो लोग तुझे फिर से उठा के लेके जाएंगे और फिर ना बात और भी बिगड़ जाएगी बेटा। दादा मैं पाया पड़ता दादा, नहीं जाऊंगा उधर। वो लोग बेल्ट से मारते, डंडे से मारते दादा, बहुत खतरनाक है वो। देख तू अभी सो जा। हाँ, तुझे बहुत दर्द हो रहा है ना, तो आराम कर बेटा। लेकिन कल हमें हाजिरी देने तो जाना ही होगा बेटा। नंदू बेटा हाजिरी के लिए तैयार हो जा। नंदू उठ जा बेटा, तैयार हो जा। देख मैं और प्रदीप हम दोनों चल रहे तेरे साथ, तुझे कुछ नहीं होने देंगे।
शर्ट पैंट पहन ले। कपड़े बदल के आता हूँ। कमलेश, नंदू बहुत डरा हुआ है, उसे पुलिस के साथ अकेला मत छोड़ना। मैं एक मिनट के लिए भी नंदू को अपनी आंखों से अलग नहीं होने दूंगा। छोटा भाई है मेरा, मेरे बेटे जैसा है। वो लोग हमारे साथ जो चाहे कर सकते हैं। किसी के यहाँ कुछ चोरी हो गया तो उन लोगों ने मेरे बच्चे को मारा, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। हम गरीब लोग जिंदगी भर तकलीफ में जीते हैं और उन लोगों को लगता है कि इनको और थोड़ी तकलीफ दे दी तो क्या फर्क पड़ेगा। बेटा तैयार हुआ कि नहीं? नंदू, देर हो रही है, बाहर आ जा। नंदू, दरवाजा खोल बेटा। नंदू, ए नंदू, नंदू दारू हट, नंदू दरवाजा खोल। दरवाजा खोल बाया। नंदू दरवाजा खोल। नंदू, नंदू दरवाजा उगाड़। ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? दरवाजा तोड़ देते। नंदू, सजा इन लोगों को जरूर मिलेगी। मला का नहीं बोलवलं? कल ही उसे घर लेकर आए थे, कह रहा था वापस थाने नहीं जाएगा। मैंने कहा उससे मैं चलूंगा तेरे साथ, प्रदीप चलेगा, लेकिन हम लोग नहीं जानते थे कि वो इतना डर गया कि खुद की जान लेने की कोशिश करेगा। तुम अभी के अभी मेरे साथ चलो, पुलिस थाने चल के किसी बड़े ऑफिसर से बात करते हैं, और अगर जरूरत पड़ी ना तो ऊपर तक जाएंगे। कमाल है, आप लोगों ने एक लड़के को हिरासत में लिया और उसकी डायरी में एंट्री तक नहीं की। जानते हैं अभी किस हालत में है वो? देखिए मैडम, मैं इस मामले की पूरी इंक्वायरी करूँ, सब पता लगाऊं। आप पहले एफआईआर दर्ज कीजिए, और अगर नहीं करना चाहते तो बता दीजिए, मुझे आपके सीनियर से बात करनी होगी। हे बघा मैडम, तुम्ही आधी शांत व्हा। ये कोई शांत होने वाली बात है? पहले शुरू में आपने एक लड़के को फालतू में टॉर्चर किया, उसके बाद अगले दिन उसे पुलिस स्टेशन आकर हाजिरी देने की धमकी दी। अभी जाके देखिए वो किस हाल में पड़ा हॉस्पिटल में। अहो मी म्हणालो ना, मैं कुछ करता हूँ। कीजिए, अभी एफआईआर दर्ज कीजिए। ये जो कस्टोडियल टॉर्चर हुआ है ना आपके थाने में, इसके खिलाफ। लेकिन मैडम मुझे पहले इस मामले की जांच तो करने दीजिए, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। आप विश्वास रखिए, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूँगा। ये वक्त है एक्शन लेने का। अगर आपने कुछ नहीं किया और उस लड़के को कुछ हो गया ना, तो इसकी जिम्मेदार आप। देखिए, लड़के की हालत बहुत सीरियस है, इंटरनल ब्लीडिंग भी बहुत हुई है और नसें भी फट गई है। लेकिन वो ठीक तो हो जाएगा ना? कुछ ऑपरेशंस करने होंगे, बस इतना ही कह सकता हूँ कि अभी उसकी हालत बहुत नाजुक है।
काय रे, काय केलं तुम ये? तुम दोनों ने उस नंदू के साथ ये क्या किया? हमें क्या करना है? ज्वेलरी शॉप चोरी केस में एक सस्पेक्ट ने उसका नाम लिया। अरे पर पहले का उसका कोई पुलिस रिकॉर्ड था? तुमने उसके घर की तलाशी ली? जब हमें हेच पूछताछ तो करत होतो। तुम्हारे पूछताछ के बाद उस लड़के ने आत्महत्या की कोशिश की। त्याची कंडीशन क्रिटिकल है, माहिती है? हो सर, सुना। तुम दोनों ने उसे इतना टॉर्चर किया? ऐसा कौन सा आरोपी है जो खाली सवाल पूछने से सब सच बता देता है? और शायद जब भी कोई चोरी होती है तो हम लोग सस्पेक्ट लोग को पकड़ते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं, उनसे जानकारी निकलवाते हैं। पर यहाँ तुमने एक गलत लड़के को उठाया था, उसके साथ इतनी सख्ती करने की क्या जरूरत थी? हमारा वाटला की खोटो बोलते हो, सच निकलवाने की कोशिश की सर, बस। और शायद जब भी कोई अपराध होता है तो सबका यही रोना रहता है कि पुलिस कुछ काम नहीं करती। अब किसी के मुंह से सच उगलवाना इतना आसान नहीं है। खरं म्हणतो तू, सोपं नसतो साहेब। हमको एक सस्पेक्ट ने बोला कि बजरंगपाड़ा का नंदू इसमें शामिल है, तभी उसको उठाया। उठा लिया है ना, अब इसके सारे जवाब तैयार रहे। इसी लड़के को क्यों उठाया, इसके साथ इतना टॉर्चर क्यों किया? एफआईआर दर्ज होने वाली। मुझे तुम दोनों से इस मामले में डिटेल स्टेटमेंट चाहिए। हो, उसे जबरदस्ती उठाया गया था, फिर पूरे दिन पुलिस थाने में रखकर उस पर टॉर्चर किया गया है। ममता नगर पुलिस थाने। हो, हेलो, एक मिनट आई, उसके बड़े भाई से तेरी बात करवाती हूँ। कमलेश, मेरे दोस्त का फ़ोन, अखबार के लिए काम करता है, तुमसे बात करना चाहता है। हो सकता है कुछ मदद मिल जाए। लो, बात कर। सर, नंदू गावित एक सस्पेक्ट था। उसके एक साथी ने ज्वेलरी शॉप चोरी के सिलसिले में उसका नाम लिया था। फिर उससे थोड़ी पूछताछ की गई, बस। फिर उसे जाने दिया गया और अगले दिन थाने में हाजिरी के लिए बुलाया। उसे किसी प्रकार की कोई धमकी नहीं दी गई। कांस्टेबल गोविंद काकड़े और कांस्टेबल महेश होलकर पुलिस जांच की अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। न जाने नंदू गावित क्यों घबरा गया और सुसाइड करने की कोशिश की, जिसका कारण पुलिस की जाँच तो बिल्कुल नहीं थी सर। इसलिए मैं आपसे इन दोनों की जमानत मंजूर करने की रिक्वेस्ट करता हूँ। जमानत मंजूर की जाती है। वो उतनी चोटें सहन नहीं कर पाया, दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई भी बंद हो गई। तो ठीक तो है ना? वो अब नहीं रहा। गर्दी जमली है, ऐसा लग रहा है पूरी बस्ती यहाँ आई है। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। ओके सर। संगठन वाले कमिश्नर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। ते दोघ जण कुठे आहेत? कॉन्स्टेबल गोविंद, कॉन्स्टेबल महेश साहेब, त्यांचे सेल फोनही बंद आहेत।
सिर्फ एक दिन के विरोध प्रदर्शन के दबाव में आकर ये मामला क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया गया है। क्राइम ब्रांच ने दोनों हवलदारों गोविंद काकड़े और महेश होलकर के खिलाफ कंपेलमेंट टू सुसाइड यानी आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। साथ ही साथ उनके खिलाफ गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखने और चोट पहुंचाकर गलत बयान कबूल करवाने का भी आरोप लगाया गया है। ये अदालत कांस्टेबल गोविंद काकड़े और कांस्टेबल महेश होलकर इन दोनों के जमानत का आदेश रद्द करती है और उन्हें तुरंत प्रभाव से हिरासत में लेने का आदेश देती है। आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप के बाद अदालत ने उन दोनों हवलदारों की जमानत खारिज कर दी है। उन्होंने अब हायर कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल की रिक्वेस्ट की है। अदालत अपना फैसला देने से पहले नंदू गावित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करेगी। पुलिस का कहना है कि ये दोनों हवलदार इस वक्त कहां हैं, इस बात का उन्हें कुछ मालूम नहीं है। फिलहाल ये दोनों पहुंच से बाहर हैं। कमलेश गावित जी, ये केस वापस ले लो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑफर है। कैसा ऑफर? 3 लाख। 3 लाख मेरे भाई के लिए? 11 साल पहले हमारे बाबा गुजर गए। तब से मैंने उसे पाला पोसा। मेरा भाई नहीं, बेटा था वो मेरा। जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन अब कुछ भी कर ले वापस तो नहीं आएगा ना। तो ये मामला घसीट के क्या फायदा है? और तुम केस जीत भी जाओगे तो क्या मिलेगा? ऐसा रख ले, काम आएगा। हाँ, पैसे तो काम आएंगे। हम लोग गरीब जो है, पैसों की कीमत हमसे ज्यादा और कौन समझ सकता है। लेकिन हम लोग मेहनत से और ईमानदारी से पैसा कमाते हैं। चाहे कितने बुरे हालात क्यों ना हो, हम लोग बेईमानी कभी नहीं करते। मेरा भाई नंदू भी बहुत ईमानदार था। उसने कभी चोरी नहीं की, चुपचाप काम करता था। लेकिन तुम लोगों ने उसे चोर ठहराया। मैं तुम्हारा दुख तकलीफ समझता हूँ, लेकिन जरा सोचो, वक्त के साथ ये तकलीफ ये दुख सब दूर हो जाएगा। लेकिन ये लड़ाई ये केस चलती रहेगी, घसीटती रहेगी, न जाने कब तक। और तुम्हें भी चूसती रहेगी, कूद कूद करके पी जाएगी। ये बात मानो तो पैसा ले लो, हमारे काम आएगा। नंदू गावित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। कांस्टेबल महेश और गोविंद को एंटिसिपेटरी बेल दे दी गई है। नंदू के भाई को कई बार केस वापस लेने के लिए कहा गया, लेकिन नंदू का भाई और उसका परिवार इस तरह के किसी भी दबाव में नहीं आए। एडमिनिस्ट्रेशन का उसके परिवार को मदद का वादा अब भी खोखला वादा ही है। ज्वेलरी शॉप की चोरी का मामला अब भी सुलझना बाकी है, जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ। इस मामले के अपराधियों को क्या कभी सजा मिलेगी? और अगर मिलेगी तो क्या सजा मिलेगी? ये सवाल अब भी सामने खड़ा है। एक नाम की उधेड़बुन में नंदू पकड़ा गया, और सिर्फ इसलिए वो एक आसान सस्पेक्ट बन गया। वो हम नाम था उस नंदू का जिसका नाम जांच में सामने आया था, जो हिस्ट्री शीटर था और जिसका रिकॉर्ड पुलिस के पास था। काश एक बार डबल चेक कर लिया होता। एक जवान लड़के को पकड़कर उसे इतनी बेरहमी से टॉर्चर करने से पहले जरा सी सावधानी बरती होती। कहना मुश्किल है, क्योंकि जिन्होंने इसे पकड़ा था और उस पर अत्याचार किया था, उनके लिए वो कौन था ये शायद मायने ही नहीं रखता था। वो शायद ये किसी के साथ भी करते जो भी उनके हत्थे चढ़ जाते। पुलिस थाने जाने के ख्याल भर से नंदू की रूह कांप गई। उसे अपनी जान लेना आसान रास्ता लगा। किसी अपराध को सुलझाने में, मुजरिम तक पहुंचने में पुलिस जिस तनाव और दबाव से गुजरती है, वो हमें भी समझ में आता है। उनके तरीके कितने कठोर और कितने सख्त हैं, ये वो खुद भी जानते हैं। वो खुद इस बात की समझ रखते हैं। लेकिन किसी भी पकड़े गए सस्पेक्ट के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार माफी के काबिल नहीं। हम उम्मीद करते हैं इसकी सजा भी उतनी ही कठोर होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ।
तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।